Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 19 of NORCET mini mock test, and as I already told you कि in the previous mock test में हमने oncology से related MCQ किया था, and in this class also हम oncology से related ही MCQ फिर से practice करेंगे. ठीक है. So oncology से like 7 to 8 total videos आएंगी, and please like साथ ही साथ आपका oncology के concepts भी clear हो जाएंगे and उससे related MCQ भी solve हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ऑन्कोलॉजी लोगों को समझ नहीं आती है क्या पढ़े क्या ना पढ़े. सो ये इट इज़ द बेस्ट थिंग, इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई कैन से कि यहाँ पे आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो रहा है एंड साथ ही साथ ऑन्कोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी आपको पता चल रहा है. ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज नर्स. इन द प्रीवियस जो था हमारा नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट, उसमें हमने बहुत सारे न्यू पॉइंट्स पढ़े थे, लाइक मल्टीपल माइलोमा, मेमोग्राफी कब करते हैं कब नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन सोसाइटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, एंड बहुत सारे चीज़ें हमने पढ़े थे, टमोक्सिफेन एंड बहुत सारे कीमोथेरेपी ड्रग्स, कीमोथेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, रेडिएशन अगर रेडिएशन इम्प्लांट बाहर आ जाए तो क्या करना है. सो ऑल द थिंग्स वी हैव स्टडीड. इन टुडेज टॉपिक हम और न्यू मोर थिंग वी विल स्टडी. ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज अ नर्स लीजा इज रिव्यूइंग a medical history of Miss Reynolds, a 41-year-old client whose gynecologist suspect cervical cancer. Okay. A nurse Lisa evaluates the history. She looks for risk factor associated with the disease. Which of the following history finding is considered a significant risk factor for cervical cancer? ओके. सो स्टार्ट करते हैं. उन्होंने बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि नर्स लीजा इज रिव्यूइंग अ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ 41-year-old एंड जिसकी जो गायनिकोलॉजिस्ट है दे सस्पेक्टेड कि उनको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है. सो शी लुक फॉर रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद द डिजीज. सो इनमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है फॉर सर्वाइकल कैंसर. सो फर्स्ट इज द स्पोरेडिक सेक्सुअल एक्टिविटी दैट बिगिन एट द एज 17. सो स्पोरेडिक का मतलब लाइक irregular sexual activity that began at age 17. So yes, it can be like early sexual activity will give a kind of की risk factor हो सकता है, बट देखते हैं. So A आंसर हो सकता है. B है a history of human papilloma virus infection at age of 32. So it is something the very important risk factor, like most common risk factor, like most ज़्यादा जो सर्वाइकल कैंसर के जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है दैट इज HPV इन्फेक्शन. सो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन इज समथिंग द ग्रेटर रिस्क. अगर HPV पॉजिटिव है, किसी को HPV इन्फेक्शन हुआ है, सो इट पुट ऑन हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग द सर्वाइकल कैंसर. सो बिकॉज ऑफ डैट बहुत सारे न्यू गाइडलाइंस आई थी अभी 2026 में, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर किया है. मैंने OBG की जो मैंने MRP सीरीज ली थी उसमें मैंने आपको प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह बताया था कि कब से वैक्सीन देनी चाहिए. अर्ली एज वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है टू प्रिवेंट दिस कैंसर, है ना. एंड स्क्रीनिंग कब से करनी चाहिए, स्क्रीनिंग में क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, कौन कौन से स्क्रीनिंग मेथड यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस 2026 गाइडलाइंस. बहुत सारी चीजें चेंज हुई है. सो ऑलरेडी मैंने वो कवर कर रखा था. ठीक है ना. एंड HPV infection, like it plays a like kind of high risk. अगर किसी को HPV इन्फेक्शन हुआ है, सो इट प्लेज अ पेशेंट ऑन वेरी हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग अ सर्वाइकल कैंसर. ठीक है ना. अ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड बाय इक्लेम्सिया एट द एज ऑफ 27. सो इट इज नॉट द रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर. अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एक्सपीरियंस एट एज 19. अगेन इट इज नॉट द रिस्क फैक्टर ऑफ दिस. सो हमारा या तो आंसर A हो सकता है या B हो सकता है. तो उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री फाइंडिंग इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर. तो आंसर क्या होगा, B इज द मोर सिग्निफिकेंट रिस्क, है ना. B जो है वो ज्यादा पेशेंट को रिस्क में डालते हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर. तो आंसर क्या होगा, B इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. कमिंग टू second question, nurse Joan is caring for Mr. Stevens who is in severe pain and receiving a continuous IV infusion of morphine. ठीक है ना. सो सीवियर पेन है एंड फॉर दैट पेन उनको मॉर्फिन का IV इन्फ्यूजन चल रहा है. ठीक है. टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट विच इंटरवेंशन शुड नर्स जोन इम्प्लीमेंट. कौन सा इंटरवेंशन यूज करेंगे टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट. स्विच टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इफ द क्लाइंट कैन टॉलरेट फ्लूइड्स. तो देखो इन्होंने क्या बोला है, टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट. विच इंटरवेंशन, स्विच टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो IV मॉर्फिन का इन्फ्यूजन चल रहा है उसको आप ओरल में कन्वर्ट कर दोगे. इफ क्लाइंट कैन टॉलरेट फ्लूइड्स, इफ
क्लाइंट कैन टॉलरेट फ्लूइड, इट डजंट इंडिकेट कि पेशेंट का जो पेन है वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, सो इट इज़ नॉट रेलिवेंट, सो ये गलत हो गया। डिसकंटिन्यू द ड्रग इमीडिएटली इफ साइन ऑफ डिपेंडेंस आर नोटेड, इट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर पेशेंट को डिपेंडेंस होता है, सो यू हैव नॉट टू कि ड्रग को आप इमीडिएटली स्टॉप करोगे, यू हैव टू टेपर, आपको टेपर करना है। एकदम से आप स्टॉप कर दोगे तो पेशेंट में विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे एंड पेशेंट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, सो टेपर करने होते हैं ना, सो ये भी बिल्कुल गलत हो गया है। असिस्ट विद द नैलोक्सोन चैलेंज टेस्ट बिफोर स्टार्टिंग द थेरेपी, सो नैलोक्सोन चैलेंज टेस्ट बेसिकली ऑपियोइड डिपेंडेंसी को चेक करता है, ऑपियोइड डिपेंडेंसी को चेक करते हैं, है ना। सो बिफोर स्टार्टिंग द थेरेपी हमें ऑपियोइड डिपेंडेंसी चेक करने की नीड नहीं है, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑब्टेन बेसलाइन वाइटल साइन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट डोज, एंड दिस इज समथिंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट, है ना। सेफ मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट के लिए कौन सा इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है? डी। क्यों? क्योंकि मॉर्फिन क्या है? ओपियोइड्स है, एंड ओपियोइड्स क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा, हाइपोटेंशन करेगा। सो यू हैव टू चेक अ बेसलाइन वाइटल्स कि पेशेंट ऑलरेडी हाइपोटेंशन में तो नहीं है, पेशेंट का ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो नहीं है ना। सो यू हैव टू चेक द बेसलाइन वाइटल, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट। तो आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ओपियोइड्स था, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा, हाइपोटेंशन करेगा, तो हमें सबसे पहले बेसलाइन वाइटल्स लेना होता है। एंड ऑल्सो जब पेशेंट मॉर्फिन इन्फ्यूजन पे होगा तो भी हमें कंटिन्यूअस एवरी लाइक हाफ आवर्ली 15 मिनट्स और आर्ली हमें वाइटल्स लेने होंगे, ठीक है ना। एंड चेक फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सो आंसर इज डी, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा ऑन्को से रिलेटेड तो नहीं था, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, नर्स लॉरा इज लीडिंग अ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशन at a local community center. During the session, she shares the American Cancer Society's recommendation regarding mammogram. So already ये point मैंने in the previous नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट में मैंने प्रॉपर 3 टेबल्स बनाए थे, एंड तीनों टेबल्स में मैंने बताया था कि कब कब मेमोग्राफी करवानी चाहिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस, वुमेन शुड हैव मेमोग्राम स्टार्टिंग आफ्टर देयर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड देन अर्ली। बिल्कुल गलत। मैंने क्या बताया था कि आफ्टर 45 ईयर्स के बाद स्टार्ट करना चाहिए एनुअली, और अगर कोई वुमेन है उसकी ऑप्शनल, वो चाहती है कि मैं 40 ईयर्स पे ही स्टार्ट कर सकती हूँ, तो ऑप्शनल है, 40 ईयर्स पे ऑप्शनल है, बट 45 ईयर्स के बाद दैट इज कंपल्सरी है, एंड दैट इज एनुअली। 45 to 54 इज एनुअली, देन आफ्टर 55 दैट इज एवरी 2 ईयर पे करवाने हैं। बट अगर कोई हाई रिस्क पे है, हाई रिस्क मतलब कि अगर BRCA1 जीन, BRCA1-2 जीन म्यूटेशन हो रखा है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, फर्स्ट जनरेशन फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, या फिर अगर उसका रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है बिफोर द एज ऑफ 30, सो दिस ऑल कम अंडर द हाई रिस्क। उनको एट द एज ऑफ 30 पे उनको मेमोग्राफी प्लस MRI ऑफ ब्रेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज इंक्लूडेड इन अमेरिकन कैंसर सोसाइटीज गाइडलाइन, ठीक है ना। सो ये बिल्कुल गलत हो गया। एनुअली स्टार्टिंग एट एज 40, यस ये हो सकता है, ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल था, बट अगर कोई वुमेन चाहती है तो कर सकती है। एवरी 3 years बिटवीन एजेस 20 and 40, देन एनुअली आफ्टरवर्ड, बिल्कुल गलत। आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड एंड देन एवरी 2 years, ये भी बिल्कुल गलत है। वो 3 टेबल जो मैंने पढ़ाए थे ना, वो बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से मैं वो टेबल नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने पिछले नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट में पढ़ाया था, तो प्लीज वो जाके वो MCQ सॉल्व कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सारे MCQ थे, ठीक है ना, अगर नहीं किया तो। सो इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग आफ्टर देयर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड देन अर्ली, ये भी बिल्कुल गलत है। एनुअली स्टार्टिंग एट एज ऑफ 40, दैट इज ऑप्शनल, बट यस दे कैन स्टार्ट, या फिर 45 के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 40 पे स्टार्ट कर सकते हैं। सो 40 पे दैट इज ऑप्शनल है, बट वुमेन कैन स्टार्ट, बट 45 पे तो कंपलसरी है। तो आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज नर्स अमांडा इज एडमिनिस्ट्रिंग methotrexate to Miss Collins, a patient undergoing treatment for osteogenic carcinoma. To protect Miss Collins' normal cells during this chemotherapy, nurse Amanda anticipates administering which additional medication? देखो, जब ये पेशेंट मिथोट्रेक्सेट है, दैट इज क्या था? मिथोट्रेक्सेट क्या है? मैंने पिछली क्लास में बताया था, दैट इज एंटी मेटाबोलाइट्स है, जो कि बेसिकली क्या करते हैं? DNA सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। सो ये DNA सिंथेसिस जो है वो नॉर्मल सेल को भी इनहिबिट करेगा, और जो हमारे जो एबनॉर्मल सेल दैट इज कैंसरस सेल्स है, दोनों को
ही इनहिबिट करेगा, दोनों को ही इनहिबिट करेगा, ठीक है ना। सो नॉर्मल सेल को भी इनहिबिट कर रहा है, कैंसरस सेल को भी इनहिबिट कर रहा है, तो हम तो चाहते हैं कैंसरस सेल तो इनहिबिट हो, वो तो हमारा मोटिव है, बट वी डोंट वांट कि नॉर्मल सेल भी इनहिबिट हो, नॉर्मल सेल्स के डीएनए सिंथेसिस भी इनहिबिट हो, है ना। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, मिथोट्रेक्सेट जब भी पेशेंट को जाता है ना, दैट इज मिथोट्रेक्सेट क्या है, मिथोट्रेक्सेट है फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है ना। सो हम पेशेंट को क्या देते हैं, पेशेंट को, आपने किसी भी पेशेंट को देखा होगा अगर वो मेथोट्रेक्सेट ट्रीटमेंट पे है, लाइक वीकली दिया जाता है बेसिकली मेथोट्रेक्सेट को, तो उस पेशेंट को ना फॉलिक एसिड जरूर चलता है, फॉलिक एसिड जरूर देते हैं, फॉलिक एसिड, और यू कैन से दैट लिकोवोरिन थेरेपी देते हैं। लिकोवोरिन बेसिकली क्या करता है, जो नॉर्मल सेल का जो डिस्ट्रक्शन होता है ना, उसको इनहिबिट कर देता है ना, उसको बचाता है, नॉर्मल सेल्स को बचाता है ना। दैट द फंक्शन ऑफ फॉलिक एसिड और लिकोवोरिन थेरेपी, है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी पेशेंट अगर मिथोट्रेक्सेट पे है तो हमें लिकोवोरिन या फिर सिट्रोवोरम फैक्टर और फोलिनिक एसिड हमें पेशेंट को देना होता है। सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो उन्होंने क्या बोला था, टू प्रोटेक्ट मिस कॉलिन्स नॉर्मल सेल ड्यूरिंग दिस कीमोथेरेपी, नर्स अमांडा एंटिसिपेट्स एडमिनिस्ट्रिंग विच एडिशनल मेडिकेशन। तो जब भी पेशेंट मेथोट्रेक्सेट लेगा उसके साथ साथ पेशेंट फॉलिक एसिड भी लेता है, दैट इज लिकोवोरिन भी लेता है ना। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज नर्स राचेल इज असेसिंग मिस्टर डाविस who is concerned about his nagging cough. A symptoms he learned could be warning sign of cancer, very important. As she continues the assessment, nurse Rachel considered other potential warning sign. Which of the following is also recognized as a warning sign of the cancer? So for warning sign of cancer you have to know the mnemonic, that is caution is the mnemonic to learn the warning sign of cancer. And I think आपने like during your theory exam यूनिवर्सिटीज एग्जाम आपने ये पढ़ा होगा कि वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, दैट इज कॉशन। सो कॉशन में सी स्टैंड फॉर चेंज, एनी चेंज इन बॉवल एंड ब्लैडर हैबिट्स, लाइक कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, है ना। सो एनी चेंज इन बॉवल एंड ब्लैडर हैबिट, ठीक है। ए इज द एनी सोर दैट डज नॉट हील, है ना। सो ए सी इज द एनी चेंज इन द बॉवल एंड ब्लैडर हैबिट्स, ए इज द एनी सोर दैट डज नॉट हील, यू इज द अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम एनी साइड, लाइक कि वजाइना हो गया, है ना। So that is the unusual bleeding or discharge. T is the thickening or lump in the breast or elsewhere, कहीं पे भी अगर thickening या फिर lump हो रखा है. I is the indigestion. O is the obvious change in the wart or the mole that indicate basically skin cancer. And N is the nagging cough or hoarseness. ठीक है ना. So पेशेंट को ऑलरेडी नेगिंग कफ है, सो द नर्स जो है वो और अदर वार्निंग साइन ऑफ कैंसर देखना चाह रही है. सो क्या होगा, दैट इज परसिस्टेंट नोसिया, बिल्कुल गलत. क्रोनिक एक् और पेन, ये भी गलत है. इंडाइजेशन, रेस्ट, तो आंसर क्या होगा, इंडाइजेशन. सी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर, तो आंसर इज द सी. एंड आपको ये क्वेश्चन निमोनिक याद करना है. दिस एब्रिविएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये याद कर लो. सो इट इंक्लूड ऑल द साइन ऑफ कैंसर, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, ठीक है ना. Coming to the next question, that is nurse Jemmy is advising a 52-year-old male patient on the best practices for early detection of prostate cancer. तो हमने breast cancer से हमने सारा पढ़ लिया था. Coming to the prostate cancer, to aid in the early identification of prostate cancer, what should nurse Jemmy recommended? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर का 3 टेबल्स बनाया था ना, वैसे ही प्रोस्टेट कैंसर का भी है. देखो प्रोस्टेट कैंसर में क्या है कि सबसे पहले एक हमारा एवरेज रिस्क ग्रुप है, ठीक है. एक हमारा हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, और एक होते हैं हमारे वेरी हाई रिस्क ग्रुप, ठीक है ना. बेसिकली जिसमें लाइक आफ्टर 65 ईयर्स उसमें लाइक बहुत ज़्यादा 2-3 फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है फॉर प्रोस्टेट कैंसर, सो दे आर इंक्लूडेड इन द वेरी हाई रिस्क. सो अगर एवरेज रिस्क पर्सन है तो उनमें हम 45 ईयर्स पे, एवरेज रिस्क पर्सन में हम 50 ईयर्स पे, एंड जो हाई रिस्क है उसमें हम 45 पे स्टार्ट करते हैं, मतलब 45 ईयर्स पे हमें स्टार्ट करना है. एंड वेरी हाई रिस्क में हम 40 ईयर्स पे स्टार्ट करते हैं. क्या स्टार्ट करते हैं, 2 चीज़ें टेस्ट करते हैं, दैट इज द प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्लस हमारा दिस डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, दैट इज DRE.
है ना. सो DRE, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एंड DRE इज इंक्लूडेड इन द अर्ली आइडेंटिफिकेशन काइंड ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ब्रेस्ट प्रोस्टेट कैंसर. सो एवरेज रिस्क होगा तो 50 ईयर्स पे स्टार्ट करेंगे, 50 ईयर्स पे स्टार्ट करेंगे. हाई रिस्क होगा तो 45 ईयर्स पे स्टार्ट करेंगे, एंड वेरी हाई रिस्क होगा तो 40 ईयर्स पे स्टार्ट करेंगे. एंड क्या स्क्रीनिंग टेस्ट में करेंगे? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ये हम करेंगे. ठीक है ना. सो अगर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अगर मोर देन 2.5 नैनोग्राम पर ml आएगा तो हमें क्या करना है? एनुअली हमें ये टेस्ट करते रहना है. एनुअली हमें ये टेस्ट करते रहना है. एंड अगर वो लेस देन 2.5 पे आएगा, लेस देन 2.5 अगर PSA आया तो हम एवरी 2 ईयर पे हमें चेक करते रहना. ठीक है ना. सो ये दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू नो. एवरेज रिस्क 50 ईयर्स पे स्टार्ट करना है, हाई रिस्क 45 पे स्टार्ट करना है, वेरी हाई रिस्क पे 40 पे स्टार्ट करना है. क्या करेंगे? PSA और DRE करेंगे. PSA अगर मोर देन 2.5 नैनोग्राम पर ml आएगा तो एनुअली हमें करना है, लेस देन 2.5 आएगा तो एवरी 2 ईयर पे करेंगे. ठीक है. सो दैट इज फॉर प्रोस्टेट कैंसर. तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि to aid in early identification of prostate cancer, what should nurse Jemmy recommend? Have a early yearly CBC, blood urea nitrogen and creatinine level check. बिल्कुल गलत. ये तो बेसिकली हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट बताएगा, है ना. CBC बताएगा. सो किडनी फंक्शन टेस्ट बताएगा, इससे हमारा प्रोस्टेट कैंसर का कुछ पता नहीं चलेगा. सो ये गलत हो गया. कंडक्ट मंथली टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 50, ये भी गलत हो गया. ये बेसिकली क्या बताएगा? ये हमारा टेस्टिकुलर कैंसर बताएगा. टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन से टेस्टिकुलर कैंसर पता चलता है, प्रोस्टेट कैंसर पता नहीं चलेगा. अंडरगो आ डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड PSA टेस्ट एनुअली, दिस इज करेक्ट, है ना. गेट अ ट्रांस क्योंकि ये 52 ईयर्स का है. सो एनुअली हमें क्या करना है? एनुअली हमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड PSA टेस्ट करवाने हैं. ठीक है ना. गेट अ ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड एवरी 5 ईयर्स. सो अगेन ये रॉन्ग होगा. क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा उन्होंने? अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि स्क्रीनिंग टेस्ट समथिंग पूछा है. एंड जो ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड है ना, दिस इज समथिंग कि अगर किसी का स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव है, किसी का अगर PSA मोर देन 2.5 नैनोग्राम पर ml आया, सो इट मीन्स कि हो सकता है कैंसर, है ना. सो स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आया तो हम टू कंफर्म दैट हम क्या करेंगे? ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड करेंगे, या फिर हम क्या बोलते हैं, बायोप्सी लेंगे. सो वो फर्दर डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए है. बट स्क्रीनिंग में ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड इज नॉट इंक्लूडेड. सो D इज द करेक्ट आंसर एंड D इज द इनकरेक्ट आंसर एंड C इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. सो अंडरगो अ डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड PSA टेस्ट एनुअली, दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. वन मोर थिंग आपको पता होना चाहिए कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में. एक तो हमने ब्रेस्ट कैंसर पढ़ लिया, प्रोस्टेट कैंसर पढ़ लिया, एंड थर्ड हमारा है कोलोरेक्टल टेस्ट. सो कोलोरेक्टल टेस्ट बेसिकली कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग में बेसिकली 45 ईयर से स्टार्ट करते हैं. 45 ईयर से स्टार्ट करते हैं. इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं? क्लोनोस्कोपी करते हैं. ठीक है ना. या फिर स्टूल टेस्ट करते हैं. ठीक है. अगर स्टूल टेस्ट करते हैं तो एनुअली करना चाहिए. एंड अगर क्लोनोस्कोपी करते हैं तो एवरी 10 ईयर पे करना चाहिए. है ना. मतलब 45 पे क्या नॉर्मल हर चीज है, तो नेक्स्ट 10 ईयर पे आप क्लोनोस्कोपी अगेन करवा सकते हो. बट अगर आप स्टूल टेस्ट कर रहे हो तो एनुअली करना है. ठीक है ना. सो दैट यू हैव टू नो. ठीक है. Coming to next question, Nurse Sara is preparing Miss Lopez, a patient with cancer, for her upcoming radiation therapy, knowing that radiation can cause a common adverse effect regardless of the treatment site. Nurse Sara advises Miss Lopez to prepare for which of the following? हेयर लॉस. तो देखो, जो रेडिएशन कीमोथेरेपी है दैट इज द सिस्टमिक है, वो जाएगा तो एलोपेसिया, नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमाटाइटिस सब कुछ करेगा. बट रेडिएशन थेरेपी ना, जिस पर्टिकुलर साइट पे आपका रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन थेरेपी हो रहा है, वेदर इट्स लाइक आपको लेट्स सपोज आपको ब्रेन कैंसर है ना. सो अगर आपके हेड वाले रीजन में हो रहा है तो वहाँ पे एलोपेसिया होगा. ठीक है. GIT में अगर कहीं पे कैंसर है तो GIT सिस्टम में होगा, तो वहाँ पे आपको लाइक नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, तो वो वाले सिम्टम्स दिखने को मिलेगा. सो इट इज स्पेसिफिक है ना. सो इट इज लाइक कि जो एडवर्स इफेक्ट है ना, वो इट इज बेस्ड ऑन कि कहाँ पे साइट बेस्ड साइड इफेक्ट बेसिकली देखने को मिलता है. बट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि नोइंग दैट रेडिएशन कैन कॉज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट, कि कॉमन एडवर्स इफेक्ट भी कुछ ना कुछ तो होगा रिगार्डलेस ऑफ द ट्रीटमेंट साइट. नर्स सारा एडवाइसेस मिसेस लोपेज टू प्रिपेयर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. सो हेयर लॉस कब होगा? जब अगर हेड वाले रीजन में होगा अगर ट्रीटमेंट, तो ये भी गलत हो गया. स्टोमाटाइटिस कब होगा? ओरल वाले
एरिया में अगर रेडिएशन का एक्सपोजर होगा तो स्टोमाटाइटिस, म्यूकोसाइटिस वगैरह होगा, सो ये भी गलत हो गया। वॉमिटिंग अगेन अगर जीआईटी सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है सो वॉमिटिंग होगा। एंड फटीग, बट फटीग जो है ना दैट इज द कॉमन एडवर्स इफेक्ट। अगर आपका लाइक हेड रीजन में, एब्डोमेन रीजन में कहीं पे भी अगर रेडिएशन थेरेपी हो रहा है, फटीग इज द नॉर्मल, फटीग इज द कॉमन साइड इफेक्ट जो आपको देखने को ही मिलेगा इन रेडिएशन थेरेपी में। सो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, coming to the next question, that is nurse Paula is caring for a female patient with cancer who is currently undergoing evaluation for possible metastasis. ठीक है ना, possible metastasis. She considered the most common site where cancer cell may spread. Which of the following is a common site for cancer metastasis? So 4 common site है for metastasis, मतलब कि cancer is spreading from one place to another. So 4 common site में क्या क्या है, that is LL, that is the liver, लंग, बी याद रहेगा, L2 B2 है ना। सो लिवर, लंग एंड हमारा बोन एंड ब्रेन। सो दीज आर द 4 कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस। यहाँ पे सबसे ज्यादा मेटास्टेसिस होता है क्योंकि लीवर, लंग, बोन, ब्रेन सबसे ज्यादा ब्लड का सप्लाई हो रहा है, सबसे ज्यादा ब्लड वहां पे जा रहा है ना। सो सबसे ज्यादा हाई चांस है फॉर मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर, है ना। कैंसर के सबसे ज्यादा मेटास्टेसिस होने की ये 4 कॉमन साइट है। सो कोलोन, यस इट इज द प्राइमरी साइट की यहाँ पे कैंसर होने के चांसेस है, बट इट इज नॉट अ मेटास्टेसिस साइट नहीं है, WBC नहीं है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट नहीं है। लिवर इज द करेक्ट आंसर। लिवर के साथ साथ आपको लंग्स भी याद रखना है, बोन भी याद रखना है, ब्रेन भी याद रखना है, ठीक है ना। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नर्स क्लारा इज एजुकेटिंग। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा ये सारे क्वेश्चन करने में ना, अच्छे से MCQ में मजा आ रहा होगा करने में, ठीक है। ओके, सो 9th क्वेश्चन क्या है, नर्स क्लारा इज एजुकेटिंग मिस एंड्रयूज who has found a lump in her breast and is concerned about the possibility of breast cancer. ठीक है ना, so lump उसको मिला है and is concerned about the possibility कि हो सकता है कि वो जो lump है वो breast cancer है, मतलब कैंसरस है या फिर कैसा है। To ensure accurate information, Nurse Clara explained that breast cancer can only be definitively diagnosed through which of the following method. Very important, मतलब बहुत से लोगों ने विटनेस भी होगा कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे लंप कैंसर ही होते हैं, है ना। कुछ लंप जो है वो डेट इज नॉर्मल होता है जो अपना आप सबसाइड भी हो जाते हैं। सो जो नर्स क्लारा एक्सप्लेन कर रही है कि ब्रेस्ट कैंसर कैन ओनली बी डेफिनेटली, मतलब कि हम उसको डेफिनेटिव डायग्नोसिस तभी हम करेंगे थ्रू विच ऑफ दिस मेथड। हैविंग अ फाइन नीडल एस्पिरेशन, यस। गेटिंग अ चेस्ट एक्सरे, नो, चेस्ट एक्सरे से भी नहीं पता चलने वाला है। अंडरगोइंग अ मेमोग्राफी, तो देखो मेमोग्राफी से भी बेसिकली हमें इट इज यूज इन स्क्रीनिंग टेस्ट, तो हमें लाइक कुछ भी एबनॉर्मल सेल का वहाँ पे डिवीजन हो रहा है, एबनॉर्मल लंप फॉर्म हो रहा है, लिम्फ नोड में चेंजेस हो रहा है, एसिमेट्रिकल कुछ हो रहा है, सो वो हमें पता चल जाएगा। अगेन इट इज नॉट कंफर्म कि हाँ वो कैंसरस ही कन्वर्ट हो रहा है। सो मेमोग्राफी स्क्रीनिंग टेस्ट है, कुछ भी एबनॉर्मल अगर अंदर हो रहा है, लिम्फ नोड में एसिमेट्रिकल कुछ भी हो रहा है, लंप फॉर्म हो रहा है, सो वो उसका पता चल जाएगा, बट इट विल नॉट डेफिनेटली टेल कि हाँ ये कैंसरस ही है। सो ये भी हमारा गलत हो गया। परफॉर्मिंग अ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, सो अगेन इससे भी हमें कंफर्म नहीं होगा कि उसको तो ऑलरेडी पता चल गया लंप है, बट वो लंप जो है वो कैंसरस ही है कि नहीं है, वो डेफिनेटिव कैसे पता चलेगा, डेफिनेटिव पता चलेगा फाइन नीडल एस्पिरेशन से। उस लंप से जो सेल्स लेंगे एंड उसको प्रॉपर माइक्रोस्कोपिक के अंदर उसको प्रॉपर देखेंगे एंड देन पता चलेगा कि वो कैंसरस है कि जस्ट नॉर्मल सेल्स है ना। सो हैविंग अ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, that is known as FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करेंगे एंड उससे बेसिकली कंफर्म होगा डायग्नोस्ट कि वो कैंसरस है या नहीं है। सो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या बोला था, टू इंश्योर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नर्स क्लारा एक्सप्लेन दैट ब्रेस्ट कैंसर कैन ओनली बी डेफिनेटिवली डायग्नोस्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सो हैविंग अ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से डेफिनेट पता चलेगा कि हाँ वो कैंसरस सेल है या नॉर्मल सेल है, ठीक है ना। सो आंसर इज ए। Coming to the 10th question, that is Nurse Karen is monitoring Mrs. Davis who is undergoing chemotherapy for breast cancer. During her assessment, Nurse Karen is vigilant for sign of fluid and electrolyte imbalance caused by the treatment, ठीक है ना। So fluid and electrolyte imbalance भी होता है caused by the treatment, which finding would indicate that such an imbalance might be present. तो इनमें से 4 में से कौन से ऑप्शन से पता चल रहा है कि fluid and electrolyte imbalance हुआ है ना। यूरिन आउटपुट 400 ml ओवर 8 आवर्स, सो लाइक 30 to 50 ml पर आवर अगर यूरिन आउटपुट आ रहा है दैट इज नॉर्मल। सो 8 आवर्स में 400 ml है, 400 ml आया है, इट मीन्स दैट इज द नॉर्मल यूरिन आउटपुट एंड यूरिन आउटपुट नॉर्मल है। सो इट अगेन
नॉट टेलिंग यू कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, सो ये गलत हो गया। ड्राई ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड क्रैक्ड लिप्स मतलब डिहाइड्रेशन बता रहा है, सो यस इट कैन बी। आगे पढ़ लेते हैं। ब्लड प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम 120/64 टू 130/72, अगेन द ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल रेंज में है, तो ये भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बता नहीं रहा है, सो ये भी गलत हो गया। सीरम पोटेशियम लेवल ऑफ 3.6, सो अगेन सीरम पोटेशियम लेवल 3.5 to 5 इज नॉर्मल, सो सीरम पोटेशियम लेवल क्या है, नॉर्मल में है, सो अगेन इट इज नॉट टेलिंग द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ड्राई ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, क्रैक लिप्स, डिहाइड्रेशन है ना, ड्राई स्किन, ये सारा बता रहा है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, सो आंसर इज द बी। Coming to the 11th question, that is nurse Emily is providing guidance to a 35-year-old woman who is seeking information about mammograms and breast cancer prevention, ठीक है ना। द क्लाइंट इज नॉट कंसीडर्ड एट हाई रिस्क क्लाइंट नहीं है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। व्हाट शुड नर्स एमिली एडवाइस, तो नर्स एमिली क्या एडवाइस करेगी, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि वो हाई रिस्क नहीं है, ठीक है ना। अ बेसलाइन मेमोग्राम शुड हैव बीन डन बिफोर शी टर्न 30, बिल्कुल गलत। हाई रिस्क पे हम 30 से स्टार्ट करते हैं, हाई रिस्क ग्रुप पे 30 पे स्टार्ट करते हैं, एंड क्वेश्चन में साफ साफ उन्होंने बोला है, क्लियरली बोला है कि शी इज नॉट बिलोंगिंग टू द हाई रिस्क ग्रुप में वो नहीं आती है, सो ये हमारा गलत हो गया। Adopting a low-fat diet can help reduce her risk of developing the breast cancer. तो yes, low-fat diet, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, लेस स्ट्रेस, ये सब कुछ जो है रिस्क ऑफ जो ब्रेस्ट कैंसर है वो रिड्यूस करता है, नो डाउट। तो बी कैन बी करेक्ट आंसर हो सकता है, बट हम आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शी शुड परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days ऑफ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल गलत। यू नो कि जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो हमें बेसिकली कैसे करना होता है, अगर कोई वुमेन है, रिप्रोडक्टिव वुमेन ग्रुप, रिप्रोडक्टिव वुमेन जो आती है, रिप्रोडक्टिव ग्रुप में जो आते हैं, डेट इज 15 to 45 ईयर्स ऑफ ग्रुप वाले एज में कब करने हैं, डेट इज 7 to 10 days आफ्टर मेंसेस एवरी मंथ, सो एवरी मंथ करना है, एंड 7 to 10 days आफ्टर मेंसेस करने होते हैं फॉर 15 to 45 ईयर्स ग्रुप पर्सन, दैट इज रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोगों को। एंड द वुमेन हु लाइक मेनोपॉजल वुमेन हो गई, मेनोपॉजल वुमेन हो गया, या फिर हिस्टेक्टोमी, जिसकी हिस्टेक्टोमी हो रखी है, सो इन दैट केस, मतलब मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं जल्दी जल्दी लिखती हूँ इसलिए गंदा ही आता है मेरा, ठीक है ना। सो मेनोपॉजल एंड हिस्टेक्टोमी जो ग्रुप वाले लोग हैं उनमें कोई भी स्पेसिफिक डेट डिसाइड करते हैं, जैसे कि इस मंथ का लेट्स सपोज 5th ऑफ लेट्स सपोज आज क्या है, टुडे इज लाइक लेट्स सपोज आज हमारा 13 है, सो 13th Feb है ना, सो 13th Feb पे स्टार्ट किया, सो लाइक 13th मार्च, 13 जून, 13 जुलाई, सो एवरी मंथ ऑफ 13th को उसको करना होगा, सो एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड कर लेना है, एंड एवरी मंथ ऑफ दैट स्पेसिफिक डेट को उसको करना होता है फॉर मेनोपॉजल एंड हिस्टेक्टोमी वाले वुमेन में। बट रिप्रोडक्टिव में 7 to 10 days आफ्टर मेंसेस ऑफ एवरी मंथ करना है, ठीक है ना। पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि शी शुड परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days ऑफ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो ये भी बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि वो 35 ईयर्स ओल्ड ग्रुप है, 35 ईयर्स ओल्ड है, तो मतलब कि वो रिप्रोडक्टिव ग्रुप में बिलोंग करती है, तो ये गलत हो गया। वंस शी स्टार्ट गेटिंग अर्ली ईयरली मेमोग्राम्स शी कैन स्टॉप डूइंग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, सो ये भी बिल्कुल गलत है। अगर वो ईयरली मेमोग्राम कर रही है दैट्स ओके, बट इट्स नॉट लाइक कि उसको जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है उसको वो स्टॉप करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि 35 ईयर ओल्ड को ईयरली मेमोग्राम की नीड नहीं है, क्योंकि वो बिलोंग करती है जो वुमेन है वो हाई रिस्क ग्रुप में बिलोंग नहीं करती है, तो उसको 45 ईयर से स्टार्ट करना चाहिए। 45 या फिर 40, अगर उसको मन है कि 40 से मैं करूं तो 40 से भी वो कर सकती है। सो 40 या फिर 45 से कराना है, 35 से नहीं कराना है। एंड अगर वो मेमोग्राम कर रही है, इट डजंट मीन कि उसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करना है, वो भी उसको करते रहना है, ठीक है ना। सो ये गलत हो गया। सो लाइक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें जो आंसर देना है ना, डेट इज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देने होते हैं, एंड जो क्वेश्चंस पूछा उसके अकॉर्डिंग देना होता है। इट्स नॉट कि हमने जो चीजें पढ़ रखी है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि हाई रिस्क, द क्लाइंट इज नॉट कंसीडर्ड एट हाई रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर, व्हाट शुड नर्स एमिली, क्या एडवाइस देगी। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गया ना, तीनों ऑप्शन तो देना ही नहीं हमें। तो आंसर क्या बचा, डेट इज बी, अडॉप्टिंग अ लो फैट डाइट कैन हेल्प रिड्यूस her risk of developing breast cancer, and it is like absolutely correct. Low fat diet,
डायबिटीज प्रिवेंट करना है आपको, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, फिजिकल एक्टिविटी। सो दिस ऑल द मैकेनिज्म, दिस ऑल द स्टेप्स दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग द ब्रेस्ट कैंसर। तो हम क्या पेशेंट को बोलेंगे, हम पेशेंट को मतलब जो नर्स एमिली है वो पेशेंट को क्या एडवाइस देगी, बी वाला एडवाइस देगी, बाकी ए सी डी वाला गलत एडवाइस है, वो एडवाइस नहीं देंगे, ठीक है। सो दैट्स द लास्ट हमारा क्वेश्चन था। अगेन आई एम सेइंग कि हमने प्रीवियस नॉर्सिट मिनी मॉक टेस्ट एंड जो हमारा अभी वाला है, ये दोनों मॉक टेस्ट हमारा बेस्ड ऑन क्या था, ऑन्कोलॉजी पे था, ठीक है। अगेन अभी और वीडियोस आएंगी, अभी 2 हो गए हैं, 5-6 वीडियोस और आएंगी बेस्ड ऑन ऑन्कोलॉजी। तो प्लीज बी कंसिस्टेंट विथ मी फॉर लाइक सॉल्विंग दिस ऑन्कोलॉजी बेस्ड एमसीक्यू, जिससे आपका एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो जाएगा एंड साथ साथ आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग ऑन्कोलॉजी वो भी हो जाएगी, ठीक है ना। सो ऑन्कोलॉजी की मेरी एमआरपी नहीं आएगी, मस्ट रिमेंबर पॉइंट नहीं आएगी। दिस एमआरपी इज इंक्लूडेड इन माई नॉर्सिट मिनी मॉक टेस्ट, जिसमें आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो रहा है एंड साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट का भी पता चल रहा है, ठीक है ना। सो प्लीज बी फोकस, बी कंसिस्टेंट एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको जो आप उनको भी डाउट है कि ऑन्कोलॉजी कहाँ से पढ़े, तो प्लीज़ आप उनको भी रेफर करो, उनकी भी हेल्प करो, सबको एक साथ लेके चलो, सबको एक साथ लेके चलोगे तो आपका भी फायदा है, उनका भी फायदा होगा, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड बस लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।